स्टार्ट। सत्ता की सीढ़ी बनने वाला सोशल मीडिया अब सरकार के गले की हड्डी बन गया है। एक तरफ तो कोरोना की नाकामियों के लिए फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म में सरकार की खूब निंदा हो रही है, दूसरी ओर सोशल मीडिया में पॉजिटिव छवि बनाने के चक्कर में सरकारी डंडे के मनमौजी इस्तेमाल से जगहंसाई भी हो रही है। जाति, धर्म और क्षेत्र की तरह अब सोशल मीडिया पर भी राजनीतिक ठप्पा चस्पा करना भारतीय लोकतंत्र की अपरिपक्वता दर्शाता है। हकीकत यह है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, गूगल और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों का एकमेव लक्ष्य भारत के बड़े बाजार से खरबों रुपए मुनाफा कमाना है। सोशल मीडिया कंपनियों के गुलीवर जैसे दैत्याकार स्वरूप के आगे नेता व अफसरों का बौने होते जाना भारत के भविष्य के लिए चिंताजनक है। चीनी ऐप पर बैन मामले में सफलता से जाहिर है कि सरकार के पास कानूनी शक्ति की कमी नहीं है। इसके बावजूद फेसबुक की नई प्राइवेसी पॉलिसी मामले में सरकार ने सख्त कार्यवाही करने के बजाय चिरोरी का कमजोर रास्ता क्यों अपनाया? आईटी सेल से यह कथानक भी गढ़ा गया कि 3 महीने की मियाद खत्म होने के बाद नियम नहीं मानने वाली कंपनियों को भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। करोड़ों लोगों की प्राइवेसी से खेलने और पिगासस जैसे जानलेवा सॉफ्टवेयर से जान जोखिम में डालने वाले व्हाट्सएप ने अब आम जनता के कंधे पर प्राइवेसी की बंदूक रखकर एन्क्रिप्शन के खुलासे वाले नियम को अदालत में चुनौती दी है। जब ऐसे ही मामलों पर फेसबुक व व्हाट्सएप की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करना नियमों के पालन से भागने की कोशिश ही मानी जाएगी। सोशल मीडिया कंपनियों के आंख तरेरने से सरकार की फजीहत को 6 बिंदुओं से समझने की जरूरत है। विदेशी डिजिटल कंपनियों के अधिकारियों की भारत में संसदीय समिति, मंत्री व अफसरों से नियमित मुलाकात होती है, तो फिर ट्विटर के भारतीय प्रमुख ने दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने से क्यों इनकार कर दिया? क्या सरकार इन कंपनियों के अनाधिकृत लोगों से मिल रही थी या विदेशी डिजिटल कंपनियों के अधिकारी डबल रोल में भारत के कानून से आंख मिचौली कर रहे हैं? अंग्रेजी राज के खिलाफ शुरुआती दौर में वायसराय की काउंसलिंग में भारतीयों के प्रतिनिधित्व और सिविल सेवा परीक्षा को भारत में आयोजित करने जैसे सांकेतिक मामलों को ही आज़ादी की लड़ाई मानते थे। कई दशक बाद 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की बात हुई और फिर हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। उसी तरह विदेशी कंपनियों के नियमन के लिए भारत में अभी तक न तो सही कानूनी व्यवस्था बनी और न ही प्रभावी रेगुलेटर बनाया गया। इसलिए डिजिटल कंपनियों की भारत के कानूनों के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए खासा समय लग सकता है। ट्विटर व फेसबुक के नए बयानों से साफ है कि अमेरिकी कंपनियां भारत के कमजोर कानूनी तंत्र के साथ आंख मिचौली का खेल कर रही है।
पिछले 11 साल से चल रही तैयारियां और सुप्रीम कोर्ट के 4 साल पुराने ऐतिहासिक फैसले के बावजूद सरकार ने अभी तक डेटा सुरक्षा कानून नहीं बनाया। स्पष्ट और समयंक कानूनों के बगैर टीवी में प्रवक्ताओं के प्रवचन, मंत्रियों की घुड़की और पुलिसिया डंडे के जोर से गाइडलाइंस या नियमों को इन कंपनियों पर लागू करना मुश्किल ही दिखता है। जेब कतरे, आतंकवादी और स्मगलर सभी के खिलाफ अलग अलग कानून के तहत मामले दर्ज होते हैं, लेकिन यदि छोटे बड़े सभी अपराधियों के खिलाफ एक जैसी चार्जशीट फाइल हो तो फिर बड़े अपराधियों के बच निकलने का रास्ता साफ हो जाता है। सरकार द्वारा जारी नए नियमों में ओटीटी और डिजिटल मीडिया का भी घालमेल की गड़बड़ हुई है। इससे इन मामलों में अदालती हस्तक्षेप और मुकदमेबाजी बढ़ने के खतरे के साथ मामले का दुर्भाग्यपूर्ण विषयांतर भी हो सकता है। सरकारी अफसरों का कहना है कि 3 महीने की समय सीमा खत्म होने के बाद इन नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों की इंटरमीडियरी की कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इंटरमीडियरी माने वह पोस्टमैन जो लोगों की चिट्ठियों को बगैर पढ़े डिलीवर करे, लेकिन इन कंपनियों के व्यापारिक मॉडल और भारी मुनाफे से साफ है कि ये इंटरमीडियर की आड़ में वैश्विक डेटा पर कब्जा करके मुनाफाखोर डिजिटल डॉन बन गई है। छोटे मोटे नियमों को लागू करने के सांकेतिक प्रयास करने की बजाय इनके भारी मुनाफे से टैक्स वसूला जाए तो डिजिटल कंपनियों की दादागिरी खत्म हो जाएगी। इन कंपनियों पर नियम लागू करने में इच्छा शक्ति के साथ नेक नियति का भी अभाव है। कानून से बांधने की बजाय सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार अपने इशारे पर नचाना चाहती है। कमजोर कानून और बड़े सुराखों से डिजिटल कंपनियों को बच निकलने का रास्ता दिए जाने से सरकार की किरकिरी होने के साथ देश का गौरव भी आहत होता है। पैरा वैक्सीन की कमी की आशंकाएं मार्च के पहले सप्ताह में ही उभरने लगी थी। मार्च में ही सरकार ने प्राथमिकता श्रेणी का दायरा बढ़ा दिया। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स, इसके बाद 60 साल से अधिक उम्र के लोग जिन्हें और बीमारियां हैं जिससे उनके लिए कोविड जानलेवा होने की आशंका ज्यादा है। फिर सभी 60 साल से ज्यादा, फिर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग इत्यादि। तब सरकार का दावा था कि वैक्सीन की कमी नहीं है, कोविड की दूसरी लहर के संकेत थे, लेकिन सरकार व जनता का ध्यान राज्य में चुनावों और कुंभ मेले पर था। लोगों के मन में टीके को लेकर सवाल भी थे, जिसकी वजह से पात्र होने के बावजूद टीका लगवाने से हिचकिचा रहे थे। तब आवाज उठी कि 18 से अधिक उम्र को भी टीका लगवाने की अनुमति हो। ऐसी मांग मानना तब जायज था जब टीकों की सप्लाई की कमी न हो। अप्रैल में दूसरी लहर व्यापक रूप से फैल गई। यह भी स्पष्ट हुआ कि केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड का केवल 11 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, जिससे देश की 4% आबादी को ही टीका मिल सकता है। दूसरी लहर और वैक्सीन की कमी
होने पर केंद्र सरकार ने हड़बड़ाहट में उपाय खोज निकाला। सब राज्य वैक्सीन की सप्लाई का बंदोबस्त खुद कर ले। 21 अप्रैल को केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि नए नियमों के अनुसार 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग टीका लगवा सकते हैं। विराम स्टॉप।